चीज को आगे प्रेजेंट करना। तो प्रपोजिशन क्या है? अ स्टेटमेंट दैट गिव्स रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स, अर्थात दो टर्म्स को जोड़ता है कोई स्टेटमेंट, कोई कथन है जो दो टर्म्स को जोड़ रहा है। इसके तीन पार्ट बताए गए हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कॉपुला, जिसको कि यहाँ इस एग्जांपल में मैंने बताया था कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। तो जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ह्यूमंस, सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो मनुष्य क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। फिर जो बात की जा रही है, जो विषय वस्तु है बात की, ठीक है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, वो विषय हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया। और जो बात की जा रही है वो विषय वस्तु हो गई, यानी कि उस विषय के बारे में जो बात की जा रही है, तो वो क्या हो गया? विषय वस्तु, जिसको हम लोग प्रेडिकेट भी कहते हैं। तो मॉर्टल हो गया। ठीक है, जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल में प्रेडिकेट क्या हो गया? मॉर्टल हो गया। सभी मनुष्य मरणशील है, ये मरणशील क्या हो गया? विषय वस्तु यानी प्रेडिकेट हो गया। अब बीच में क्या है? ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। आर जो है वो जोड़ रहा है, वो संयोजक है, तो वो क्या हो सकता है? इज हो सकता है, आर हो सकता है, नॉट हो सकता है। तो इस तरीके के जो संयोजक यानी जो जोड़ते हैं उसको हम लोग कॉपुला कहते हैं। तो ये तीन अलग अलग नाम दिया गया है इसको, नाम से ज्यादा काम इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं इसको, लॉजिकल रीजनिंग, क्या हम जैसे हम यहाँ पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं आप लोगों, तो रीजनिंग को हम ऐसे पढ़ाएं कि वो नेचुरली, रीजनिंग ना हम लोग के ब्रेन का एक नेचुरल फंक्शन है, क्योंकि हम लोग बचपन से इतने बड़े हुए, अगर रीजनिंग हम लोग के माइंड का और ब्रेन का नेचुरल फंक्शन नहीं होता, यूज नहीं कर पा रहे होते, तो इंटेलिजेंस और लॉजिक डेवलप नहीं होता। इंटेलिजेंस बना ही होता है लॉजिक के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो ये बहुत बेसिक फंक्शन है। जैसे आप अभी पीजी में हैं तो कभी एलकेजी यूकेजी से होके ही आए होंगे ना, या वन क्लास से होके ही आए होंगे पीजी तक। अक्षर ज्ञान नहीं होता तो पीजी तक आते कैसे? बिल्कुल वैसी ही बात है। लेकिन इसको कई बार आप देखेंगे कि अननेसेसरीली जो है ना कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाया जाता है, ताकि लगे कि हाँ कुछ भारी चीज है, कुछ विशेष चीज पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों में होता है ना कि मतलब बहुत आसान सी चीज है, उसको ऐसे पढ़ाएंगे कि लोगों को लगे नहीं कुछ गंभीर विषय है ना, कुछ है, मतलब दमदार कोई टॉपिक है, इसको पढ़ाया गया, इसको याद रखना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा। हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग में कुछ नहीं है, फुस फास चीज है ये सब, खाली इंग्लिश ज्यादा है, नाम बहुत ज्यादा दे दिया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉपुला दे दिया, काम कुछ भी नहीं है, एकदम सरलता से बनेगा। सब अल्टर ने बोल दिया, सुपर अल्टर ने बोल दिया, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशन बोल दिया, सब कॉन्ट्राडिक्टरी पोजिशन दे दिया, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन दे दिया, ठीक है, सुपर अल्टर ने बोल दिया। अब ऐसी ऐसे टर्म्स है ना, सुन के ही डरावना लग रहा है। फिगर बोल दिया, ये अलग अलग फिगर है, इसमें जो है वन टाइप है, टू टाइप है, ये यहाँ से वहां जाता है, वहां से वहां आता है। भाई लॉजिक लगा के सीधे क्वेश्चन बना लो, क्यों लोगों को उतना उलझाना? तो चलिए इसका एक बार हम लोग टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में कैटेगरी देख लेते हैं। तो दो तरह के होते हैं, कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस और कंडीशनल प्रोपोजिशन। तो हम लोग कैटेगरिकल प्रोपोजिशन पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लॉजिक के अंदर है। कैटेगरिकल प्रोपोजिशन मतलब कैटेगरी, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर दो चीज है। यूनिवर्सल मतलब जो सभी पर लागू हो, पर्टिकुलर मतलब किसी विशेष के बारे में बात हो। ठीक है, तो बात जो होती है, तो बात या तो किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष घटना के बारे में होगी, या तो सभी चीज के बारे में होगी, है ना। तो बस सभी चीज के बारे में होगी तो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, है ना, यूनिवर्सल बात। और किसी विशेष पर्टिकुलर चीज के बारे में बात होगी तो वो क्या होगा? पर्टिकुलर कैटेगरिकल प्रोपोजिशन आएगा वो। तो दो टाइप है। अब इसमें से भी दोनों में क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दुनिया के बारे में बात की जा रही है, वैसे सभी मनुष्य बुरे हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। तो सभी मनुष्य बुरे हैं जैसे एक बात हो गई, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ या नेगेटिव सेंटेंस हुआ? नेगेटिव। सभी मनुष्य अच्छे हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। तो बात या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, बस ऐसे ही इसको नॉर्मली याद रखना है, कोई इसको बहुत ज्ञान वाली चीज नहीं है कि इसको ध्यान देना है। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, पर्टिकुलर। अब इसी का नाम दे दिया गया है, ठीक है, चार तरह की चीजें बनाई गई। यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी यूनिवर्सल इफेक्टिव, जिसमें कि सभी जगह हाँ हो। यूनिवर्सल मतलब सभी जगह, अफर्मेटिव मतलब हाँ, तो उसको ए स्टेटमेंट कहते हैं। ए फॉर अफर्मेटिव याद रखिएगा सब लोग, ठीक है, ए फॉर अफर्मेटिव, यही कोड है इसका। अफर्म, अफर्म करना का मतलब होता है कन्फर्म करना, कन्फर्म मतलब हाँ, ठीक है, हाँ हाँ करना। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव जो हर चीज में हाँ कर रहा है। जैसे ये स्टेटमेंट है, ऑल एस आर पी, अर्थात क्या है? सभी एस, सभी मिल गया आपको, यूनिवर्सल यूनिवर्सल हो गया, ठीक है।
ऑल एस आर पी, तो सभी एस पी है। मतलब क्या हो गया, ऑल मतलब सभी हो गया, तो सभी में यूनिवर्सल मिल गया आपको। आर पी, आर नॉट अगर होता तो क्या होता, निगेटिव होता, पर आर नॉट नहीं है, आर है, तो अफर्मेटिव भी हो गया, यूनिवर्सल भी हो गया, तो इसको कहेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। इतना लंबा नाम नहीं लेकर के हम लोग सीधा इसको ए स्टेटमेंट कहते हैं। ए स्टेटमेंट यानी अफर्मेटिव स्टेटमेंट। क्लियर है? एग्जाम्पल, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। इसमें देखिए डॉग्स क्या हो गया, डॉग्स के नीचे अंडरलाइन करके मैंने एस लिखा है। ऑल जो बात हो गई, ऑल को, ऑल क्या हो गया, ऑल डिनोट कर रहा है, यूनिवर्सल इसको बना रहा है, ठीक है। आर जो है कॉपुला हो गया, जो कि अफर्मेटिव है, ठीक है। कॉपुला क्या है, अफर्मेटिव है, यानी कॉपुला हाँ कह रहा है, आर। ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव, डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मैमल्स क्या हो गया, पी। सभी कुत्ते स्तनधारी हैं, पॉजिटिव भी हो गया और यूनिवर्सल भी हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। अब हम पूछे कि ए स्टेटमेंट का कोई एग्जांपल दीजिए, तो आप कह सकते हैं कि, ठीक है, ऑल काउज आर एनिमल्स, सभी गाय क्या है, पशु हैं, सभी गायें पशु हैं, ये कह सकते हैं। तो ये एग्जांपल क्या हो गया, ए स्टेटमेंट का। बारी बारी से सब लोग बताइए ए स्टेटमेंट का एक एक एग्जांपल, जल्दी जल्दी बताते जाइए, नाम नहीं लेंगे, अपने से बताते जाइए ना, सिंपल तो है। और वैलिड बताइएगा, ऐसा नहीं कुछ भी इनवैलिड बता दीजिएगा। क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या? आ गया समझ में। तो एग्जाम्पल दीजिएगा। ऑल बॉयज आर मैन। ठीक है, बढ़िया। निखत? सर हमको ना समझ में आ रहा, ना दिख रहा, ना समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है, मनीषा और फिजा? एग्जाम्पल देना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तब ना याद रहेगा, सुन के कितना याद रहेगा। सर हमको जो है ना मतलब मतलब जैसे जैसे आप बताते हैं वैसे वैसे लिखते जाते हैं तो हमको समझ में आता है अच्छा से, लेकिन अभी हम लिख नहीं पा रहे, जल्दी जल्दी बताएं तो। तो और हम जो जो बोलते हैं वो क्या आप नोट करते जाते हैं कॉपी में? मतलब एक बार लिखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो जिस टाइम हम बता रहे हैं उस टाइम आप लिखने में रहते होंगे, तो फिर समझ पाते हैं उतना बढ़िया से? पूरा नहीं लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा बस याद रखने के लिए। ओ, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग तो मेरे हिसाब से तो टोटली मैथ टाइप का है, कि समझ करके प्रैक्टिस करने वाला चीज है। इसमें लिखने जैसा तो जहाँ पे होगा वहां पे लिखाएंगे आप लोगों को। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन लिखने वाली चीज है, तो वो उस पे जब पहुंचेंगे ना, तो ये अभी अगर लॉजिकल रीजनिंग में ना जो बोर्ड पे लिखा है वो आप लिख लीजिए, और बाकी उसको समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ, और जहाँ पे लगे कि सर इसको लिखा दीजिए, तो फिर हमको वो बोलिए कि वो हम लिखा दिया करेंगे वैसे में। ए स्टेटमेंट क्या हो गया, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इसमें अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ऐसे कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस जिनमें सभी की बात हो और पॉजिटिव बात हो, वो ए स्टेटमेंट कहलाते हैं। ऐसे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन जिनमें सभी सभी को जो है ना अंडरलाइन कर लीजिएगा, घेर लीजिएगा, की बात हो और पॉजिटिव सेंटेंस हो, ये स्टेटमेंट कहलाते हैं। चलिए ई स्टेटमेंट पे आते हैं। ई स्टेटमेंट क्या है, जस्ट उसका विपरीत है, यूनिवर्सल नेगेटिव, नो कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। तो नो कैट्स आर डॉग, कोई भी कैट डॉग नहीं है, सही बात है। कैट कैट होता है, डॉग डॉग होता है, कोई भी कैट डॉग कैसे हो सकता है?
ये हम लोग इंसानों में जो है ना कुछ कुछ करते हैं, जानवर में तो नहीं होता है। नो कैट्स आर डॉग्स। तो कैट्स हो गया सब्जेक्ट, डॉग्स हो गया प्रेडिकेट। तो नो कैट्स, नो मतलब कोई नहीं, है ना, एक भी नहीं। जब इस तरह की बात होगी तो यूनिवर्सल नेगेटिव की बात होती है, ठीक है। ये यूनिवर्सल नेगेटिव है। यूनिवर्सल मतलब कोई भी नहीं, जैसे यूनिवर्सल पॉजिटिव था हर कोई, यूनिवर्सल नेगेटिव है कोई नहीं, ठीक है। तो जैसे दो स्टेटमेंट है, एक कहता है ना कि एक स्टेटमेंट मान लीजिए कि हर व्यक्ति दिल से अच्छा होता है, ये एक स्टेटमेंट है, हर व्यक्ति दिल से अच्छा होता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यानी ये स्टेटमेंट है, हर व्यक्ति सबकी बात कर रहा है। और ये दूसरा स्टेटमेंट है, कोई व्यक्ति दिल से बुरा नहीं होता, कोई व्यक्ति दिल से बुरा नहीं होता। तो कोई व्यक्ति, एक भी नहीं, ठीक है, नोबडी इज बैड। तो नो जब बात आ गई तो वो यूनिवर्सल नेगेटिव की बात आ गई, ठीक है। अब आते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर मतलब किसी विशेष, आई स्टेटमेंट की। तो ई स्टेटमेंट के बारे में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। जब यूनिवर्सल नेगेटिव कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस को कैसे लिखाएंगे, स्टेटमेंट में लिखा है, कोई फायदा है इसको समझने वाले? नो एस आर पी छोड़ दीजिए, उसको लिखिए मत, समझिए। आई स्टेटमेंट, आई स्टेटमेंट क्या है, सम एस आर पी, सम। अगर लिखना चाह रहे हैं तो जो बोर्ड पे दिख रहा है वो लिखिए, ठीक है, और बोलिए कि सर रुकिएगा आगे बढ़ने से पहले, जो लिख रहे हो। पार्टिकुलर अफर्मेटिव कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, सम एस आर पी, सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स, ठीक है। कैकशा का ये क्लास रिपीट हो गया है क्योंकि बाकी लोग सब बोल रहे हैं कि हम कोई क्लास किए ही नहीं है, तो वो फिर से ये पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो जो आज हम पढ़ाने वाले थे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, वो दिमाग से बाउंस कर जाएगा। तो इसीलिए हमको आज फिर से ये रिपीट करना पड़ा। सर चलिए, आई का ऊपर पे इन क्या लिखे हैं? आई के ऊपर या ई स्टेटमेंट, आई में ही क्या लिखे हैं नीचे? आई स्टेटमेंट के नीचे एक लाइन जो लिखे हैं। पार्टिकुलर particular अफर्मेटिव कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म होता है, फॉर्म हम लोग बात किए थे, फॉर्म क्या होता है, किसी चीज का जो आदर्श स्वरूप है उसी को फॉर्म कहते हैं। अरिस्टोटल वाले में लोग पढ़े थे ना फॉर्म क्या होता है। तो आदर्श जो आइडियल स्वरूप है उसी को फॉर्म कहते हैं। तो इसका फॉर्म क्या है, सम एस आर पी, यानी इसका कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। जैसे सम यंग मेन आर क्रिमिनल्स, ठीक है, कुछ युवक अपराधी होते हैं, ठीक है। तो सम कुछ की बात कर रहा है, पर्टिकुलर की बात कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। क्या कह रहा है, आर आर नॉट कह रहा है, नहीं। जब आर नॉट कहता तो क्या होता है, पर्टिकुलर निगेटिव की बात होती। जैसे अगर हम ये बात कहते हैं सम यंग मैन आर क्रिमिनल, तो उसके साथ साथ दूसरी बात अपने आप निष्कर्ष आती है कि सम यंग मैन आर नॉट क्रिमिनल्स, आ जाएगा ना। क्योंकि ऑल यंग मैन की अगर बात करेंगे उसमें सम को आप ले लीजिए कि सम यंग मैन आर क्रिमिनल, तो इसका मतलब क्या होगा, सम यंग मैन आर नॉट क्रिमिनल। तो इस तरीके से ये चीज है। तो सम यंग मैन आर नॉट क्रिमिनल जो होगा वो क्या हो गया, पार्टिकुलर निगेटिव सेंटेंस हो गया, वो स्टेटमेंट पार्टिकुलर निगेटिव, सम यंग मैन आर नॉट क्रिमिनल्स। तो इस तरीके से है। तो क्या कर रहा है ये लोग, कहीं कहीं आपको पेयर बनाते हुए जैसा दिख रहा होगा, इसी पेयर को हम लोग पढ़ते हैं आगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। सर क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसका वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन था, ऑल एस आर पी, एस के अंदर जो है पी है, जितना एस है ऑल एस आर पी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑल पी आर एस हो गया क्योंकि पी अंदर है, ठीक है। तो ये चीज होगा ऑल पी आर एस, एक ही बात है, ऑल पी आर एस। अब इसमें ऑल एस आर पी अगर होता तो क्या होता, एस अंदर होता और पी बाहर होता। तो ये क्या है, ऑल पी आर एस। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, या इसी को कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, इसी में हम ऑल एस आर पी, तो छोटा वाले में एस रहेगा, बड़ा वाले में पी रहेगा, ठीक है। चलिए यही कर देते हैं, जो लिखे हैं उसी के एग्जांपल को फॉलो करते हैं। ऑल एस आर पी, हर एक एस क्या है, पी है, ठीक है। ई स्टेटमेंट,
ई स्टेटमेंट क्या कहता है? नो ए इज बी, नो एस इज पी, ठीक है, यानी कि दोनों में कोई जुड़ाव नहीं है, ए अलग है और बी अलग है, ये दिख रहा है, ए अलग है बी अलग है, नो ए इज बी। आई स्टेटमेंट, ठीक है, पार्टिकुलर निगेटिव, ए पार्टिकुलर अफर्मेटिव, सम ए आर बी, दिख रहा है, ए वाला और बी वाला कहीं पे मीट कर रहा है, सम ए आर बी। और ओ स्टेटमेंट, नो ओ स्टेटमेंट क्या है कि सम ए आर नॉट बी। तो ये जो शेडेड पार्ट आप लोग देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये क्या बता रहा है कि सम ए कुछ पार्ट है ए का जो कि बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। क्या कैसा आपको भी नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड? दिख रहा है सर। आज नेटवर्क का भागलपुर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्यों ऐसे है। सर एक एक स्टेटमेंट लिखाइएगा ना। लिखा देते, ऑल एस आर पी, जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल। किसी का माइक ऑन रह गया, ऑफ कर लीजिए। ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है। ई स्टेटमेंट, नो मेन आर गॉड्स, नो मेन आर गॉड्स, ये ई स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। देखिए ए अलग है बी अलग है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, नो मेन आर गॉड्स। आई स्टेटमेंट में हो गया सम मेन आर क्रिमिनल्स। अब देखिए जब भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं तो मैकेनिकली नहीं लिख देना, उसकी वैलिडिटी को भी देखना है कि सम मैन आर क्रिमिनल्स हमने लिखा है तो वाकई ये सत्य है कि नहीं। हाँ वाकई सत्य है, तो ये चीज भी हम लोग को साथ में ध्यान देना है, नहीं तो उसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ओ स्टेटमेंट, सम मैन आर नॉट क्रिमिनल, सम मैन आर नॉट क्रिमिनल्स, कुछ पुरुष अपराधी नहीं है, या कुछ मनुष्य अपराधी नहीं है। लिख लिए सब लोग? हम बस समझ रहे सर, नहीं लिख रहे क्योंकि पहले का भी तो छूट ही गया ना, तो बाद में लिख लेंगे। पहले का कुछ विशेष नहीं है, यहीं से शुरू ये किया समझिए। पढ़ाया हुआ ही मतलब बता रहे हैं सर। हाँ तो पहले लिखा हुआ ही होगा ना आप लोग का, जो पहले पढ़े हैं। हाँ सर। तब तो ठीक है, चलिए। अब देखिए इसके बाद क्या था, हम लोग फॉलो किए थे ना, हाँ यहाँ तक हम लोग पढ़े थे इतना, और इसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिस किए थे अगले एग्जाम में। ऑल स्टूडेंट इन द क्लास पास द एग्जाम, हाँ ये हम लोग प्रैक्टिस किए थे, तो ये प्रैक्टिस तो आप लोग सब किया ही है। अब इसके बाद तब हम सीधे आते हैं टॉपिक पे। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आज देख लीजिए क्या है, ये नया टॉपिक है। कौन कौन पढ़ा इसको पहले कहीं और से? कोई नहीं पढ़े आप लोग? हम पढ़े हैं, ककसा भी पढ़ी है, पिज्जा भी पढ़ी है। ये यहाँ वाले पीजी के कोचिंग में तो हम पढ़ाया कब गया पढ़े? होगा। हाँ पढ़े हैं सर। हाँ वही पे। अच्छा वहाँ। यहाँ भी पढ़ाया गया होगा नेट वाले कोचिंग में, डिपार्टमेंट में। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन तो सब जगह ही पढ़ाता है। अब क्या है, चार टाइप हम लोगों ने देखा, ए ई आई और ओ। अभी जस्ट पढ़ा है, अब जिसका नाम लेके हम बोलेंगे उसको बताना पड़ेगा फटाक से कोई एग्जांपल। तुम सोचिए, लॉजिक और रीजनिंग में जो है ना, मेंटल मानसिक, जैसे पजल पहली बार पहली बुझा रहे होंगे तो बहुत इम्पॉसिबल लगता होगा, धीरे धीरे थोड़ा माथा खपाने के बाद जो है हिट करने लगता है, फिर धीरे धीरे जो है ना मस्तिष्क को अच्छा लगने लगता है। फिर आप क्या होते हैं कि पहेली बुझने वाले लाल बुझक्कड़ हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि कोई पहेली पूछे और खट से आप जवाब देने लगते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, हमारे मस्तिष्क के
नए पाथवेज बन रहे हैं लॉजिक के, तो इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर उस डिफिकल्टी को ओवरकम करना है। तो अब बताइए निधि, बताइए आई स्टेटमेंट का एक एग्जांपल। निधि बताएगी आई स्टेटमेंट का, मनीषा बताएगी ए हाँ स्टेटमेंट का, कहकशा बताएगी ओ स्टेटमेंट का, और फिजा बताएगी ई स्टेटमेंट का। चारों लोग सोचिए, और अपना बोलने से पहले बोल दीजिए कि ये वाले स्टेटमेंट का एग्जांपल हम बता रहे सर हम बोले हैं। बोलिए। नो मैन और ब्लैक, ठीक है, ये कौन सा स्टेटमेंट है? ई स्टेटमेंट। ठीक है, गुड। चलिए, some पर peoples are इसकी bad. वैलिडिटी सही है क्या? नो मैन आर ब्लैक, इसकी वैलिडिटी है, होगी क्या? हाँ, सब व्यक्ति थोड़ी ना काला होता है। नो मैन मतलब कोई नहीं है। सम आपने कहाँ बोला? नो मैन आर ब्लैक, कोई आदमी काला नहीं है, तो ये तो वैलिड नहीं हुआ। कोई वैलिड एग्जांपल सोच के बताइए। तब तक दूसरे आदमी बोलिए। हाँ आई का some people are bad. सम पीपल आर, Bad. चलिए ठीक है, आई का ठीक हो गया। एक का बता रहे हैं, some cow are white, सम cow are white. ए स्टेटमेंट हाँ, गलत है। कौन सही करेगा? इसी एग्जांपल को कौन सही बताएगा इस स्टेटमेंट में? क्या गलती की मनीषा ने, बताइए। हाँ, लेकिन फिर भी वो वैलिड नहीं हुआ ना, वैलिडिटी ऑल कार्स आर वाइट, तो ये वैलिड कहाँ हुआ ये? हाँ, तो वो तो ठीक है, सम की जगह ऑल होगा, लेकिन वैलिडिटी भी देखनी है, तो अब वैलिडिटी के साथ इसको सही कीजिए। सर सभी आदमी खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। सभी भैंस काले होते हैं। ये भी सही है, गोरा भैंस तो आज तक हम नहीं देखे हैं। काला भैंस गोरा बाल के साथ जरूर देखे, लेकिन गोरा भैंस नहीं देखे। ये बढ़िया है। एल्बिनो बफेलो। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट वो भी ठीक हो गया। समझे मनीषा? ए क्या है? अफर्मेटिव है, यानी ऑल पॉजिटिव। ठीक है, चलिए मनीषा दूसरा एग्जांपल बताइए आप ए का। ई वाले का भी सही हो गया। चांदनी आप भी बता सकते हैं, आपका नाम नहीं लिया तो इसका मतलब नहीं कि आपने, आपको भी बता सकते थे हम, जिसका नहीं, चार आदमी का ही नाम ले सकते थे तो चार ही लिए। आपको जो इच्छा हो चारों में बताइए, एक से ज्यादा किसी को बताना हो तो भी बता सकते हैं। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सभी गाय भैंस नहीं होती है। तो कुछ गाय भैंस होती है क्या? नहीं। तो सभी अपराधी बुरे नहीं होते हैं। आई का सब सभी अपराधी बुरे नहीं होते हैं, तो ये आई स्टेटमेंट हो गया, यानी बुरे नहीं होते हैं, तो आई नहीं ओ हो गया ना, ये तो पार्टिकुलर निगेटिव है ना। कुछ तो होते हैं ना सर, तब तो वो ना हो गया। हाँ, तो देखिए, क्या बोले? सभी अपराधी बुरे नहीं सही होते हैं। होता है। हाँ, तब ई स्टेटमेंट हो गया, वो नहीं हो गया। सभी जब आपने बोल दिया तो ई स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, सभी अपराधी बुरे नहीं होते हैं, सभी बुरे नहीं होते हैं, कुछ यानी अपराधी बुरे यूनिवर्सल होते निगेटिव। हाँ, हैं। अब इसी को लिखे, कुछ अपराधी बुरे होते हैं, तो वो आई स्टेटमेंट हो गया। आई का हो गया ना। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन जिस वे में सेंटेंस बोला गया है उस वे पे डिपेंड करेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। सभी अपराधी बुरे नहीं होते, सभी जहां आ गया तो यूनिवर्सल हो गया, नहीं जहां आ गया तो नेगेटिव हो गया, यूनिवर्सल नेगेटिव यानी ई स्टेटमेंट। अब इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ अपराधी जो होते हैं, ये किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए ना, इको आ रहा है। कुछ अपराधी, इसका अर्थ क्या हो गया? कुछ अपराधी बुरे
सभी अपराधी बुरे नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ ये होगा कि कुछ अपराधी बुरे होते हैं। कुछ मतलब पर्टिकुलर, ठीक है, पी आ गया, और बुरे होते हैं अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव यानी आई स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट किस तरीके का है, उसका डिजाइन क्या है, उसका फॉर्म क्या है, उसके बेसिस पे नामकरण है, ठीक है, ये नहीं कि अर्थ के बेसिस पे। चलिए और बताइए एक आध दो एग्जांपल जल्दी जल्दी। सर ओ का ये स्टेटमेंट बनेगा, कुछ बताइए। अपराधी बुरे नहीं होते हैं, इसका भी, ये भी। हाँ हाँ, ये भी बनेगा। पी हो गया आपका पर्टिकुलर, कुछ हो गया मतलब पर्टिकुलर, अब बुरे नहीं होते हैं, नहीं मतलब पर्टिकुलर, निगेटिव हो गया, पीएन हो गया, तो वो स्टेटमेंट हो गया। इसको एक छोटा सा टेबल भी बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है, यूनिवर्सल, यू हो गया यूनिवर्सल, और अफर्मेटिव के जगह जो है पॉजिटिव लिख दिया, यूनिवर्सली पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, ए स्टेटमेंट हो गया। यूनिवर्सली, और यूनिवर्सल भी है, निगेटिव भी है, तो क्या हो गया, ई स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर है और पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो गया, आई स्टेटमेंट हो गया। या फिर ये भी, पी ए भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। हम समझने के लिए पॉजिटिव निगेटिव बोले, लेकिन कहते हैं इसको अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर निगेटिव हो गया, तो ओ स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये तालिका आप लोग बना सकते हैं इसी समझने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग अब समझ गए। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के ऊपर। आज केवल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज केवल समझेंगे हम लोग, एक आध दो एग्जाम्पल भी देख लेंगे। क्या कह रहा है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, पहले लिख ही देते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग के आकार का होगा। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर रही, 4 टाइम्स ही है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन मतलब विरोधी। पार्लियामेंट में होता है ना अपोजिशन, विपक्षी। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ये क्या है, एक ऐसा स्क्वायर है जिसमें कि एक दूसरे का विरोध होता है। किसका विरोध होता है, सारे स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के साथ किस रिलेशन में है, विरोध के रिलेशन में है या सपोर्ट के रिलेशन में, ये देखने के लिए मिलता है। ए, ई, आई एंड ओ, 4 चीजें हो गई, ठीक है, 4 स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये दो तिरछी लाइनें हैं। अब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या कहता है कि ए, ये आई, ओ, 4 जो स्टेटमेंट है, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी हमने हमने एग्जांपल में देखा था ना, यहाँ पे एक एग्जांपल में बोले कि आई, ई स्टेटमेंट और आई स्टेटमेंट का जो है, दोनों का अर्थ एक ही था, लेकिन बोलने का तरीका एक था। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं दोनों में जुड़ाव है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो ये स्टेटमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ रिलेशन होता है। और चारों एकदम मुक्त फ्रीली नहीं है कि एक उधर गया, एक उधर गया, एक उधर गया अपने। चारों कैसो न कैसो कनेक्टेड है, या तो सहभागिता के रिश्ते से कनेक्टेड है, या तो विरोध के रिश्ते से कनेक्टेड है। तो यही देखना है कि इन चारों स्टेटमेंट के बीच का क्या कनेक्शन होता है। तो इसका डायग्राम जो बनाया गया, इसी को हम लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कहते हैं।
इसको रीजनिंग बनाने से पहले कभी आप लोग देखोगे नेट पे क्लासेस वगैरह में, एक अलाइनमेंट मेथड होता है कि ए बी ऐसे करके रहता है। ए बी और बी सी रहेगा तो इक्वल टू सी होगा, तिरछा अलाइनमेंट, सीधा अलाइनमेंट, ऐसे करके बोला जाता है बनाने के लिए। लेकिन नेट के एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि एक बार क्वेश्चन पढ़ें और समझें, फिर उसको पेपर पे लिखें, अलाइनमेंट बनाए और सॉल्व करें। तो इस कारण से हम लोग उस मेथड पे नहीं जा करके डायरेक्ट समझ करके सीधा हिट करने वाले मेथड पे जा रहे हैं कि हम लोग को पेपर नहीं छूना पड़े। इसी के कारण से हम वो अलाइनमेंट वाली चीज आप लोग को नहीं बताए, जानबूझ करके हम उसको स्किप किए। ठीक है। हाँ, तो इसमें 4 प्रकार के प्रोपोजिशंस आते हैं। अब ए और ई के बीच में जो होता है इसको कहते हैं कॉन्ट्रेरीज। कॉन्ट्रेरीज। और ये जो तिरछी लाइनें हैं, कैटेगरिकल प्रोपोजिशन क्या हो गया समझिएगा। कैटेगरिकल प्रोपोजिशन कुछ नहीं हुआ, ए ई आई ओ जो 4 स्टेटमेंट है इसी को कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। नाम बड़े और दर्शन छोटे, सीधा सीधा कह दीजिए कि 4 स्टेटमेंट है, 4 टाइप का स्टेटमेंट है। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर किया जा रहा है? कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। तो जब जब हम कैटेगरिकल प्रोपोजिशन बोले तो दिमाग को बिल्कुल लोड नहीं लेना है। तो 2 स्टेटमेंट यानी 2 कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, दोनों को अपोजिट कब कहा जाएगा? ठीक है, 2 कैटेग शॉर्ट में लिख रहे हैं कैटेगरिकल, कैट प्रॉप लिख रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, 2 कैटेगरिकल प्रोपोजिशन को एक दूसरे का विरोधी का विपरीत कह लीजिए। ठीक है, विपरीत कब कहा जाता है? कब कहा जाता है? 3 केसेस में कहा जाता है। पहला केस में जब क्वांटिटी विपरीत हो। क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? मात्रा। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पे क्वांटिटी क्या है? सभी है। क्लियर है आप लोग? कोई डाउट यहाँ पे समझने में? नहीं सर। क्वांटिटी मतलब मात्रा, सभी। और एक स्टेटमेंट मान लीजिए कि इसकी, हाँ ठीक है, सभी मनुष्य मरणशील है। अब एक स्टेटमेंट है कुछ मनुष्य मरणशील है। ठीक है, तो हालांकि इसकी वैलिडिटी नहीं है, पर सिर्फ एक बात के लिए मान करके चलते हैं, कुछ मनुष्य मरणशील है, ये कह दिया हमने। तो क्या हो गया? दोनों एक दूसरे का विपरीत हो गया, क्योंकि क्वांटिटी क्या हो गया? एक तरफ सभी है, एक तरफ कुछ है। तो 2 कैटेगरिकल प्रोपोजिशन विपरीत कब होता है? जब दोनों के क्वांटिटी विपरीत हो। एक कह रहा है कि सभी की बात कह रहा है और दूसरा कह रहा है कि नहीं कुछ की बात कह रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है विपरीत हो गया। या फिर नो की बात कह रहा है, जैसे सभी कह दिया, तो सभी के साथ जो नो कहेगा, क्वांटिटी सॉरी विपरीत का अर्थ हो गया उल्टा, तो वो नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, क्योंकि सब आ जाता है सम, सब एल्टर में। हमसे गलती हो गई बोलने में। ठीक है, जैसे सभी, ऑल, ऑल की बात है। ठीक है, और कोई नहीं, कोई नहीं यानी नो या नन की बात है। नो या नन की बात है। तो जब क्वांटिटी विपरीत हो तब कैटेगरिकल प्रोपोजिशन को एक दूसरे का विपरीत कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? तो इस हिसाब से क्या हो गया? ए और ई जो है क्या हो गया? एक दूसरे का विपरीत नहीं हो गया। ए में कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी सभी, सभी की बात कर रहे हैं। और ई क्या हो गया? नो, किसी की नहीं बात कर रहा है। तो दोनों क्या हो गया? ए और ई क्या हो गए? अपोजिट में हो गया। यहाँ देखिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इस स्क्वायर में क्या है? सब एक दूसरे का अपोजिट है। तो ए और ई क्या हो गया? अपोजिट हो गया। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ए अपोजिट हो गया किसके? ई के अपोजिट हो गया। क्लियर है? दूसरा केस कब कहा जाता है? 2 कैटेगरिकल प्रोपोजिशन को
प्रोपोजिशन को एक दूसरे का विपरीत कब कहा जाता है? जब क्वांटिटी विपरीत हो। और दूसरा, जब क्वालिटी में अंतर हो। ठीक है, तो जब क्वालिटी में अंतर हो, क्वांटिटी में अंतर था तो वहां पे था। अब क्या है? क्वालिटी में अंतर है, मतलब आर और आर नॉट। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। जैसे ए और आई है, ए स्टेटमेंट और आई स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट का कोई एग्जांपल बोलिए। ए स्टेटमेंट का एग्जांपल जैसे हो गया ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है। ठीक है, और आई क्या हो गया? कुछ मनुष्य जो है, ठीक है, आई क्या हो गया? कुछ मनुष्य। विपरीत, जब क्वांटिटी विपरीत हो या फिर अंतर हो तब भी। अब इसका अलग केस होता है। ठीक है, विपरीत इसमें भी कहेंगे, लेकिन एक होता है सब अल्टर्न, एक होता है सुपर अल्टर्न, कॉन्ट्रेरीज और कॉन्ट्राडिक्टरीज। तो ये ज्यादा डिटेल में हम लोग जाकर के इसको पढ़ेंगे, पर आज पहली क्लास में हम लोग बेसिकली यही समझते हैं कि क्वांटिटी विपरीत हो या फिर अंतर हो। तो कंप्लीटली नेगेटिव कब कहा जाएगा? जब विपरीत हो, तो उसके लिए अलग वर्ड है, और जब अंतर होगा तो उसके लिए अलग वर्ड है। आज बेसिक बस इतना ही समझना है कि अंतर समझ लीजिए, चाहे विपरीत हो या फिर अंतर हो, तो हम लोग कहते हैं कि दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है। विरोध क्यों नहीं करेगा? ए और आई की बात कीजिए, ए कह रहा है ऑल और आई क्या कह रहा है? आई कह रहा है सम। क्वांटिटी का विरोधाभास हो गया, तो क्या हो गया? ए आई जो है, इस हिसाब से इसको मिटा देते हैं, पहले इसी को डील कर लेते हैं। ए और आई का जो पेयर है, ये किस पे डिफर कर रहा है? इसके डिफरेंस का बेस क्या है? क्वांटिटी। ठीक है, ए में हो गया क्या? ऑल, और आई में हो गया क्या? सम। ठीक है, उसके बाद ई स्टेटमेंट। ई स्टेटमेंट क्या है? नो मेन आर गॉड्स, नो। और वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम मेन आर गॉड्स, सम मेन आर, ठीक है, नॉट गॉड्स, ऐसे करके। तो ई भी क्या हो गया? नो हो गया, और ओ क्या हो गया? सम हो गया। तो ई और ओ ये दोनों किस पे डिफर कर रहा है? क्वांटिटी पे डिफर कर रहा है। ये नहीं समझ में आया जिसको, वो खुल के बोलिए, हम फिर से इसको समझाएंगे। थोड़ा सा अटपटा लग सकता है पहली बार में। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं समझ में आया? ई और ओ का एक बार एग्जांपल बता दीजिए। बता देते हैं। देखिए, ए स्टेटमेंट सबसे पहले एक बार और हम लोग इसको रिपीट करते हैं। एक स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऑल की बात करेगा, ठीक है, और आई स्टेटमेंट सम की बात करेगा। ए स्टेटमेंट मतलब ऑल पॉजिटिव। इस बॉक्स में देखिए, ए स्टेटमेंट ऑल यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी ऑल पॉजिटिव, और आई स्टेटमेंट क्या है? पर्टिकुलर पॉजिटिव, पीपी। तो सब एक तरफ है सभी, और एक तरफ क्या है? कुछ, सम। यहाँ पे क्या हो गया? ऑल। ओ में तो सम नॉट यूज होगा ना। हाँ, सम नॉट यूज होगा, लेकिन हम केवल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अभी क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो केवल सम, ऑल और सम की बात करें तो ऑल और सम दोनों में अंतर हो गया। तो ए और आई जो है एक पेयर बन गया ऑपोजिशन का। ठीक है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है। तो ए और आई एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो किस बेसिस पे कर रहा है? ए और आई जो पेयर है वो क्वांटिटी के बेसिस पे एक दूसरे का अपोजिशन है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ए स्टेटमेंट और आई स्टेटमेंट एक दूसरे का अपोज करता है, किस बेसिस पे? क्वांटिटी के बेसिस पे। बन गया नेट का एक क्वेश्चन घुमाने वाला। एग्जाम्पल देख करके तो हम लोग बना लेंगे कि एग्जाम्पल देख लिए, समझ लिए, उसके हिसाब से कंक्लूजन निकाल दिए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तब क्या करेगा आदमी? थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तब क्या जवाब दीजिएगा? इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर ये है। इसीलिए इसको इस तरीके से समझना जरूरी है। ठीक है, कि सर क्या चीज बोल रहे थे क्या ए और आई का क्वांटिटी का एक एक एग्जांपल दिखा देते थे। लिख लीजिए। ए का लिख लीजिए ऑल मेन आर मॉर्टल। ठीक है,
ए का लिख लीजिए ऑल मेन आर मॉर्टल। आई का लिख लीजिए वाटर बोले। मॉर्टल, MORTAL, मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है, हिंदी में लिख लीजिए नीचे। ऑल मॉर्टल। मेन आर मॉर्टल। दूसरा दूसरा लिख लीजिए सम मेन आर क्रिमिनल्स। सम मेन आर क्रिमिनल्स, कुछ मनुष्य अपराधी हैं। इसमें क्या कीजिए, ऑल को घेर दीजिए और सम जहां पे लिखे है ना, सम को घेर दीजिए। सम मेन आर क्रिमिनल्स, कुछ मनुष्य अपराधी हैं। इसमें सभी और कुछ को, दोनों को घेर दीजिए गोल घेरा से। तो क्या दिख रहा है कि सभी और कुछ क्वांटिटी का अंतर है। बगल में लिख दीजिए कहीं खींच करके क्वांटिटी, कि क्वांटिटी का अंतर है। ठीक है, सेम ई और ओ पेयर में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब ई और ओ पे। ठीक है, तो ई और ओ में भी क्वांटिटी का अंतर है। ई क्या कह रहा है कि नो। ठीक है, ई का लिख लीजिए नो मेन आर गॉड्स। ठीक है, सेकंड एग्जाम, ये जो फर्स्ट वाला ये है H1, सेकंड वाला ये है नंबर 2 H2। ठीक है, तो सेकंड वाला लिख लीजिए क्वांटिटी के बेसिस पर जो पेयर है आपके स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। पेयर का मतलब ये नहीं कि साथ जा रहा है, पेयर है पर दोनों अपोज कर रहा है एक दूसरे का। ठीक है, ई और ओ, नो और सम। क्या एग्जाम्पल लिखाए थे इसका, एक बार बोलिएगा तो। नो मैन आर बोले थे नो मेन आर, और कुछ नहीं गॉड बोला। और क्या बोला, क्या बोले? नो मैन आर गॉड। हाँ नो मेन आर गॉड। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद लिखिए सम मेन आर बिलीवर्स। तो ए और ईओ जो हो गया क्वांटिटी के बेसिस पे क्या हो रहा है, डिफर कर रहे हैं। तो डिफरेंस इन क्वांटिटी, ठीक है, डिफरेंस इन क्वांटिटी, इसके बेसिस पे कौन कौन से दो, ए आई एंड ईओ, ये दो स्टेटमेंट है जो कि क्वांटिटी के बेसिस पे डिफर करते हैं, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो अब डिफरेंस इन क्वालिटी के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट था यहाँ पे जब लोग, जब क्वांटिटी विपरीत हो। दूसरा पॉइंट जो है ये है जब क्वालिटी का अंतर हो। पहले तो क्वांटिटी का अंतर था, जब क्वालिटी का अंतर हो। किसी का माइक ऑन रह गया, ऑफ कर लीजिए। जब क्वालिटी का अंतर हो। अब ई और ए और आई में देखिए क्या है। एक चीज और आप लोग को नोटिस करना है, ए और आई में क्वांटिटी का अंतर है तो सिर्फ क्वांटिटी का अंतर है। ए और आई दोनों कैसा स्टेटमेंट है, देखिए दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दोनों में दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ए और आई में यू और पी का अंतर है, यानी सिर्फ क्वालिटी का अंतर है। लेकिन ये जो पी है और पी है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो ए ई और ई ओ दोनों में क्या हो गया, सिर्फ क्वालिटी का अंतर। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी डिफरेंस। क्वांटिटी का अंतर, सॉरी, सिर्फ क्वांटिटी का अंतर है, क्वालिटी का अंतर नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी का अंतर है, क्वालिटी सेम है। सिर्फ क्वांटिटी का अंतर है, अर्थात क्वालिटी दोनों की सेम है। अब जो अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे जहां पे क्वालिटी का अंतर हो, यानी इसको, इसमें एक लाइन, एक सेंटेंस और जाए, जब सिर्फ क्वालिटी का अंतर हो। सिर्फ क्वालिटी का अंतर हो, तो हम लोग
ऐसा स्टेटमेंट कौन कौन से होता है जिसमें सिर्फ क्वालिटी का अंतर हो? इसमें आ जाएंगे 2 एग्जाम्पल। कौन कौन से? ए और ई। ए मतलब क्या हो गया? ऑल, ठीक है। और ई मतलब क्या हो गया? नन, लगभग एक जैसा। तो क्वालिटी दोनों में क्वांटिटी क्या हो गया? क्वांटिटी दोनों का यूनिवर्सल हो गया। वापस आते हैं इस टेबल पर। इधर देखिए किसकी बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं और ई की बात कर रहे हैं। अब देखिए ए और ई में क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का अंतर है। एक में पॉजिटिव क्वालिटी है और एक में नेगेटिव क्वालिटी है, ठीक है। और एक में क्या है? क्वांटिटी दोनों में क्या है? सेम है। दोनों यूनिवर्सल की बात करता है। तो दोनों में क्या है कि केवल क्वालिटी का अंतर है और क्वांटिटी का अंतर नहीं है। तो ऐसा जोड़ा क्या कहलाया? ए और ई। और दूसरा जोड़ा ऐसा खोजते हैं, पी क्या है? सेम है। दोनों में क्वालिटी सेम है और क्वांटिटी का अंतर है। दूसरा जोड़ा क्या हो गया? आई और ओ, ठीक है। ए ई और आई और ओ। देखो ऑल और ई क्या है? क्वांटिटी जो है, क्वालिटी का अंतर। क्वालिटी का मतलब क्या है? ए की क्वालिटी क्या है? पॉजिटिव है, यानी अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव। और ई की क्वालिटी क्या है? निगेटिव है, ठीक है। सेम आई और ओ में देखिए, आई की क्वालिटी क्या है? सम मेन आर क्रिमिनल्स, पॉजिटिव। ओ की क्वालिटी क्या है? सम मेन आर नॉट क्रिमिनल्स, नेगेटिव। अंतर किस क्या हो गया? क्वालिटी का। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्वांटिटी क्या है? सेम है। ये भी सम की बात करता है, ये भी सम की बात करता है, ये भी ऑल की बात करता है, ये भी ऑल की बात करता है। ऑल या नन जो है एक ही बात है, यानी यूनिवर्स की बात करता है, या तो सब या तो कोई नहीं, ठीक है। क्या क्या पूछ रहे थे? पूछिए। बोल रहे थे क्या एक स्टेटमेंट लिखा देना ना, जब क्वालिटी का अंतर हो इसका एक और। लिखा रहे तुरंत लिखा रहे। क्वालिटी, चलिए इसमें लिख लीजिए। जब क्वालिटी का अंतर हो में पहला वाला एई का एग्जांपल लिख लीजिए, ठीक है। ऑल मेन आर मॉर्टल, पहला तो लिख लीजिए। ऑल मेन आर मॉर्टल। दूसरा लिख लीजिए नो मैन इज इमॉर्टल। नो आ गया, निगेटिव आ गया, ठीक है। नो मैन इज इमॉर्टल। ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है। नो मैन इज इमॉर्टल, कोई मनुष्य अमर नहीं है, ठीक है। तो ए ई का जोड़ा जो है वो क्या होगा? क्वालिटी के बेसिस पे। ये हम कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर लॉजिकल रीजनिंग में, अब देखिए सिलेबस को समझिए, यूजीसी नेट मजबूर है कि 10 जैसे 50 क्वेश्चन है ना, तो 50 क्वेश्चन है और पेपर 1 में 10 चैप्टर है। और नियम ये कहता है कि हर एक से जो है ना 5-5 क्वेश्चन पेपर 1 में दिए ही रहेंगे। पेपर 2 में देने के लिए यूजीसी नेट फ्री है। इतना फ्री है कि उसकी इच्छा अगर हो तो केवल एक चैप्टर से वो जो है ना 100 क्वेश्चन बना करके दे दे। कहीं कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। पेपर 2 के सिलेबस में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं पे ऐसा नहीं है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए पेपर 2 अनप्रिडिक्टेबल है, पेपर 1 प्रिडिक्टेबल है, विनिंग गेम है। तो पेपर 2 में एग्जाम दिनों दिन कठिन होते जा रहा है, ठीक है। तो पेपर 1 में कहाँ तक जाएगा आदमी? उसकी मजबूरी है कि हर एक से जो है 5 क्वेश्चन तो देना ही है। लॉजिकल कट ऑफ जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि बच्चा जो एकदम धुनते जा रहा है एग्जाम को, एकदम छक्के छुड़ाते जा रहे हैं लोग, जो है एग्जाम का स्कोर हर बार जो है 10-10, 12-12 नंबर बढ़ता जा रहा है। एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा जैसे नीट में अब होने लगा ना कि फुल में फुल मार्क्स आता है,
एक सेंटर पे एक कोई बच्चा बता रहा था कि एक सेंटर पे 70 बच्चों का जो है एक ही सेंटर से फुल में फुल मार्क्स आया है नीट में। तो ये तो खैर अगर इसको चमत्कार ना माने, अगर रियलिटी मान लेते हैं कि सारे मेरिटोरियस बच्चों का सेंटर एक ही जगह पे पड़ गया और सबको फुल में फुल मार्क्स आ गया, मान लीजिए कि ऐसा सच में भी हो गया, इतने मेरिटोरियस लोग होने लगे कि फुल में फुल मार्क्स ले आने लगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि हमको तो कल्पना से परे लगता है। और ये चीजें नेट में होने लग गई जिस तरीके से बढ़ रहा है कट ऑफ, तो गेम बहुत हार्ड हो जाएगा। लेकिन हार्ड भी होगा तो आखिर जाएगा कहाँ, है ना? 5 क्वेश्चन तो देना ही होगा एक चैप्टर से। 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 10 नंबर। 10 नंबर बहुत ज्यादा होता है। हर साल 10 ही नंबर का तो कट ऑफ रेस हो रहा है। तो लॉजिकल रीजनिंग में इतना हार्ड क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है कि कौन सा क्वालिटी के बेसिस पे है, कौन सा क्वांटिटी के बेसिस पे है, ठीक है? कब ये चीज होगा, क्योंकि ये रीजनिंग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रीजनिंग के थ्योरी में जब जाके पढ़ते हैं। लेकिन अब आएगा, अभी तक नहीं आया है पर अब आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है अगले नेट में आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए मिल जाए, जैसा मेरा प्रेडिक्शन कहता है। इस बार का कट ऑफ देखेंगे तब मालूम चलेगा। और इस बार अगर नहीं होता है, आगे नेट आप लोग देते हैं, तब तो इस तरह के क्वेश्चन आम हो जाएंगे। तो कुछ कुछ ऐसा पेपर है, पेपर में टॉपिक है, कहते हैं ना जई है कहाँ, आखिर बेटा जाओगे कहाँ, कितना दूर जाओगे। तो वही वाला चीज है, इसीलिए इसको एकदम बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ये स्टेटमेंट, आई स्टेटमेंट की थ्योरी, ये नहीं सोचना है कि सर क्या कर रहे हैं, सर क्यों इतना जा रहे हैं गहराई में, डीप में, दिमाग का एकदम भजिया बन रहा है। सर एग्जाम्पल बनवाइए, खटाखट PYQ सॉल्व करवाइए, ठीक है? तो हम तैयार कर रहे हैं आप लोग को रेनी डेज के लिए, ठीक है? क्योंकि जहाँ पे सब फेल करेगा, जहाँ पे सबको दिक्कत होगी, उसी पॉइंट पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तभी सिलेक्शन होगा। अब वो समय चला गया कि स्कॉलर एटीट्यूड से खाली जो है नेट निकल जाता था। अब स्कॉलर के साथ साथ थोड़ा फाइटर वाला भी वो चीज चाहिए होगा, जनरल कंपटीशन वाला स्पिरिट। 2 चीज हो गई। अब तीसरी बात जो है, ये कह रहा है कि जब दोनों का अंतर हो, ठीक है? इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे, ये दे देते हैं। अगर ये आप लोग अपने से दिमाग लगा लें, दोनों का अंतर हो जब, तो 3 केस होता है जब हम लोग कहते हैं कि अपोजिट है। अब इसको हम लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में देखिए, ठीक है? डिफरेंस इन क्वांटिटी सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था AI और EO, AI और EO, ठीक है? AI और EO क्या दिख रहा है? AI और EO, डिफरेंस इन क्वांटिटी, D से डिफरेंस, QN मतलब क्वांटिटी, ठीक है? डिफरेंस इन क्वांटिटी, डिफरेंस इन क्वांटिटी, AI और EO, ठीक है? कैसे क्वांटिटी? A फॉर ऑल, I फॉर सम। तो किस में हो गया? मात्रा में अंतर हो गया। तो डिफरेंस इन क्वांटिटी AI और ये, तो दोनों जो वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे जो आती है, ठीक है, यानी Y एक्सिस जो हो गया, वो आपको क्या कर रहा है? क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। आगे इसको हम ग्राफ बना के बता देंगे। X और Y एक्सिस तो आप लोग समझते ही होंगे, जो हॉरिजॉन्टल है, जो क्षैतिज है, इसको हम लोग X एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल है इसको हम लोग Y एक्सिस कहते हैं। ऐसे समझिए इसको। तो Y एक्सिस क्या बता रहा है यहाँ पे? Y एक्सिस बराबर क्वांटिटी, ठीक है? Y बराबर क्वांटिटी और X बराबर क्वालिटी। चलिए तो क्वालिटी देख लेते हैं कैसे X एक्सिस पे लाई कर रही। जब क्वालिटी का अंतर है तो क्या हो रहा है? कौन कौन एग्जांपल है? AE और IO, AE और IO, डिफरेंस इन क्वालिटी QL, डिफरेंस इन क्वालिटी। तो X एक्सिस पे क्या हो गया? डिफरेंस इन क्वालिटी हो गया। क्लियर है सबको? चलो एक्सिस को भी ग्रीन कलर से हम बना देते हैं, ठीक है? X
क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ओके बॉस, समझ में आ गया सबको कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, इसको याद रख लिया आप लोग। ये जरा आप लोग का मेमोरी कोड का काम करेगा कि अगर भूल जाइएगा इतना कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी ऐसे वैसे, तो सिंपल याद रखिए, एक्स बराबर क्वांटिटी, वाई बराबर क्वालिटी, सॉरी एक्स बराबर क्वालिटी, वाई बराबर क्वांटिटी। इसको उल्टा हम लिख दिए ना, ऊपर नीचे कर देते तो सही रहता, नेचुरली वैसे ज्यादा अच्छा याद रहेगा। पुनः हम इसको सही कर देते हैं, एक्स बराबर क्वालिटी, वाई बराबर क्वांटिटी। और कैसे याद रखिएगा क्वालिटी क्वांटिटी को, कि कहते हैं कि जीवन सही से चलने के लिए जीवन में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होना चाहिए। ठीक है, लाइफ ऑफ अगर लाइफ में क्वांटिटी नहीं होगी तो क्या होगी, क्वालिटी प्रभावित होगी, और क्वालिटी अगर है ही नहीं तो क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लोग क्या देखिएगा कि कुछ लोग एक तरफ ज्यादा ग्रेविटेट करते हैं, खैर अपना अपना चॉइसेस है। कुछ लोगों के लिए लाइफ का मतलब होता है सिर्फ पैसा, पैसा पावर रुतबा, उनके लिए बस वही है कि अगर इतनी चीजें होती है तो लाइफ में सब सही होता है। तो ये थोड़ा ऐसे दिमाग से चलने वाले लोग होते हैं, थोड़ा दिल विल से इनको कोई मतलब नहीं होता है, तो उनके लिए सही है, क्वांटिटी है भाई, रुतबा है, पैसा है, ये है वो, ये कर, उनको फीलिंग या ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की कौन हमसे कैसे बिहेव कर रहा है ये वो, उनको नहीं फर्क पड़ता है कुछ। ठीक है, थोड़ा पत्थर दिल टाइप के, मोटा है, चमड़ी है, नहीं फर्क पड़ा है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ में हैप्पी है। कुछ लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ में ही हैप्पी है, उनको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो सूखी रोटी भी खा रहे हैं, मन का चैन है ना, परिवार का चैन है ना, चार लोग साथ है ना, चार लोग आपस में प्रेम से रह तो रहे हैं। अरे जीवन तो ऐसे ही सुख दुख में चलता है। ठीक है, अप डाउन होते रहता है। तो इस तरीके के जो परिवार है बहुत दिक्कत में है। चार चार परिवार, घर में तीन चार लोग हैं, दो बच्चों को छोड़ के बाकी सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन खुश तो है, एक दूसरे के साथ सुखी तो है। क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं, एक बैलेंस लाइफ क्या होता है, हम लोग चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों हो। ठीक है, पैसा भी हो जो ठीक ठाक चले, ताकि दोनों एक दूसरे को पूरक हो। इस तरीके से आप एक्स बराबर क्वालिटी, वाई बराबर क्वांटिटी याद रख सकते हैं। जिन लोगों को प्रेम विवाह करना होता है, दीवानापन रहता है पूरा तो उनको लगता है कि भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ ही सब कुछ है, अगले से प्यार करते हैं ना, घास की रोटी खा के भी रह लेंगे। लेकिन जब क्वांटिटी का दिक्कत आ जाता है लाइफ में, तो समझ में आता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, गलती कर दी, थोड़ा मैच्योर डिसीजन लेना था। और जो लोग अरेंज मैरिज करते हैं, क्वांटिटी ऑफ लाइफ उनके लिए सब कुछ है, एक अनजान अजनबी व्यक्ति से शादी करा दिया, धन पैसा वैसा ये सब देख के एज्यूम करके, आज के टाइम में मतलब, खैर छोड़िए नहीं बोलेंगे, थोड़ा रिस्की लगता है, हमको ऐसा लगता है, नहीं भी हो बोल सकता है। दीजिए आज के टाइम क्लिक में कर क्या दीजिए सर। होता है। हमको ऐसा डर लगता है किसी अजनबी से शादी करने में, तो हम लोग हम भी अपने तो डर को किए हैं। सच नहीं बता सकते, मतलब मेरा अनुभव कम है, हमको डर लगता है, हमको लगता है सबको लगता होगा, बट एक टाइम बाद ठीक हो जाता है सब। तो लक लक की बात है। तो क्वांटिटी ऑफ लाइफ कई बार देख के कर देते हैं, जहाँ पे गलत भी डिसीजन हो जाता है, कई बार सही भी आता है, ऑल अबाउट लक। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज अगर मिल जाए तो सबसे अच्छा है ना, बेस्ट फॉर्म है। अब अरेंज मैरिज में भी दोनों मिल सकता है, लव मैरिज में भी दोनों मिलेगा, लेकिन देख के करना होगा, समझ के करना होगा। ये नहीं कि लुक्खा से आप ब्याह कर लिए जा करके, है ना, नशेड़ी से ब्याह कर लिए, कबीर सिंह से जाके शादी कर लिया और रोज पीटने लगा के दारू पी के आपको। तो दिल का दरिया कम, आंखों का दरिया ज्यादा बह रहा है। दोनों का अंतर हो, जब जब दोनों का अंतर हो गया, तो दोनों का जब अंतर हो गया तो क्या हो जाता है कि कौन सा एग्जाम्पल इसमें दोनों का अंतर है, ना क्वालिटी मैच कर रहा है ना क्वांटिटी मैच कर रहा है, अभी ये आप लोग बताएंगे। दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए, इसको देखिए, यानी मात्रा में भी अंतर है और क्वालिटी में भी अंतर है। सर ई और ओ। ई और ओ में तो क्वांटिटी का डिफरेंस है, वाई एक्सिस पे चला गया। EI ए और आई, ये भी तो क्वांटिटी का अंतर है, देखिए डिफरेंस इन क्वांटिटी, ये भी वाई एक्सिस पे है। ए और ओ क्या है, पर्टिकुलर निगेटिव। ठीक है, पार्टिकुलर निगेटिव, जिसमें दोनों का अंतर हो, देखिए इस चार्ट में देखिए ऊपर, यू और पी क्वांटिटी का भी डिफरेंस है, और पी और एन, ए और ए को देखिए और ओ को देखिए, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, तो यू और पी अंतर हो गया, किसका अंतर हो गया, क्वालिटी का।
यूनिवर्सल है और पर्टिकुलर है, पी और एन पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, पूरा विपरीतार्थक है। तो ये लोग किस पे हो गया, डायगोनल पे आ गया, ठीक है। इसको डायगोनल को हम लोग जेड एक्सिस समझते हैं। अब जेड एक्सिस करने के पहले हमको आप लोग बताइए कि आप लोग 3 डायमेंशनल एक्सिस पढ़े हैं? अरे सर पर कोई अभी याद बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ देते हैं, तो जेड एक्सिस का हम यूज नहीं करेंगे, नहीं तो हम आप लोग को समझाना पड़ेगा। लेकिन एक बार हम फिर भी कह देते हैं, 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल का मतलब लंबाई और चौड़ाई। जैसे आपके सामने एक पेज है, पेज में क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों है। लेकिन आपके सामने एक बक्सा होगा, तो उसमें क्या होगा, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी। ऊंचाई भी होगी। तो ऊंचाई तीसरा डायमेंशन कहलाता है ना। जी सर। तो ग्राफ में उसको कैसे बताते हैं? जैसे ग्राफ में एक्स और वाई जहाँ पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा जगह से खिसक गया मेरे दिमाग की तरह, तो इसको नहीं लीजिएगा सीरियसली, जो ब्लैक है वहीं पे। तो ये क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर एक पेन को आप सीधे ऐसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर खड़ा कर दे अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पे, तो एक इसमें ऊंचाई ऐड हो गया, तो ये 3D एक्सिस हो गया। तो 3D एक्सिस हो गया तो एक्स वाई जेड हो गया। लेकिन कागज में हम कैसे ऐसा करेंगे? कागज तो 2D है, इस पे हम कैसे पेन खड़ा करके तो हमेशा बताएंगे नहीं। तो उसके लिए तीसरा क्या उपाय होता है, ज्योमेट्री में हम लोग जेड एक्सिस को ऐसे तिरछा बनाते हैं, ऐसे करके, ठीक है, तिरछा बनाते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं जेड एक्सिस। तो बनाने का कागज में क्या करें, कागज में तो ऐसे करके हम खूंटा गाड़ नहीं सकते हैं कहीं पे या स्क्रीन में, और वो दिखा नहीं सकते, बट रियल में कर सकते हैं। तो जेड एक्सिस का मतलब है ये जो ब्लैक पॉइंट है, इसके भीतर नीचे जाता है एक, और ऊपर एक डंडे की तरह खड़ा होता है, तो जेड एक्सिस हो गया वो। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिरछा जा रहा है, तिरछा समझने के लिए हम लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग ये समझ लीजिए कि जेड एक्सिस जो हो गया ना, ये तिरछेपन को जो है सिंबलाइज करता है। यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, ज्योमेट्री से थोड़ा सा अलग। तो जेड एक्सिस है, अरे भाई जेड एक्सिस मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो बोथ हो गया, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का अंतर जब हो तो वो जेड एक्सिस पे हो गया। तो यहाँ देखिए जेड एक्सिस पे कौन कौन सा है ना, ये दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, दोनों जेड एक्सिस पे है, ठीक है, यानी तिरछा है दोनों। तो दोनों जब तिरछा है तो उसको हम लोग जेड एक्सिस करें, तो जो जेड एक्सिस पे होगा वो क्या होगा, बोथ का डिफरेंस है उसमें, ठीक है। क्वालिटी का भी अंतर है, क्वांटिटी का भी अंतर है, ठीक है, पूरा विपरीतार्थक। दो ऐसे परिवार रिश्ता हो रहा है, ए और आई का रिश्ता हो रहा है, दोनों परिवार ऐसे है जिसमें क्या है, डिफरेंस इन क्वांटिटी का अंतर है, पर दोनों में क्या हो रहा है कि क्वालिटी मिल रही है, यानी कि दोनों परिवार के संस्कार मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा का ऊपर नीचे तो चलो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। लड़की ऐसे भी अपने से ऊपर स्टेटस में दी जाती है ताकि लड़की सुखी रहे, खुशी रहे, और देना भी चाहिए, क्योंकि तभी तो इंश्योर होगा कि लड़की जो है खुश रहे, खुशी रहेगी, सुखी रहेगी, उसको और अच्छा हो पाए। हर व्यक्ति चाहता है मेरी भी बेटी होगी, हम भी चाहेंगे। तो क्या हो गया कि डिफरेंस इन क्वांटिटी, क्वांटिटी का डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी, संस्कार जो है एक जैसा मिल रहा है, जाति मिल रही है दोनों की, तो चलो भाई शादी करा देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस इन क्वांटिटी। डिफरेंस इन क्वालिटी, ठीक है, तो डिफरेंस इन क्वालिटी, लेकिन क्वांटिटी का अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों यूनिवर्सल है, यानी दोनों पैसे वाला है। संस्कार नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, पैसे वाला है ना, दोनों के घर में नौकरी है, दोनों का फादर नौकरी वाला था, दोनों के घर में नौकरी है, अरे नौकरी पैसा है ना, दे दो। संस्कार नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, पैसा ही सब कुछ होता है। डिफरेंस इन क्वालिटी हो गया रिश्ता, दोनों सीधा सीधा एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। आई और ओ, आई क्या कह रहा है, आई ये कह रहा है कि सम डिफरेंस इन क्वालिटी है, ठीक है, क्वांटिटी नहीं है, यानी कि दोनों में क्वांटिटी सेम है, दोनों सम सम की बात कर रहा है, कुछ और कुछ, ठीक है, कुछ और कुछ, कुछ कुछ हो रहा है दोनों में, लेकिन क्या हो रहा है, क्वालिटी का पूरा अंतर है, ठीक है। डिफरेंस इन क्वालिटी, एक यस है, पॉजिटिव है, और एक नेगेटिव है। तो चलिए क्वालिटी तो सेम मिल जा रहा है, संस्कार तो मिल जा रहा है, तो इस तरीके से एक जगह पे क्वांटिटी मिल जा रहा है, ठीक है, और एक जगह पे ये मिल रहा है। अब ये दोनों पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, कि दोनों एकदम पूरा हो गया, ए और ओ और ई आई के बीच में कभी रिश्ता नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि अमाउंट का भी अंतर है और जाति का भी अंतर है। जाति या संस्कार समझ लीजिए ना, दो परिवार का संस्कार बहुत अलग है। एक अमीर परिवार है और एक गरीब परिवार है। एक का परिवार मान लीजिए इस बात में यकीन रखता है कि शिक्षा और संस्कार ही सब कुछ है, गाली गलौज उसके घर में बिल्कुल नहीं चलता है, नॉनवेज ये वो सब या कुछ भी है, शराब पी के आप घर की दहलीज कोई नहीं पार कर सकता है, ना गेस्ट ना ये वो। और दूसरे का जो है नहीं है वैसा, दूसरे का संस्कार है हाँ खाओ पियो मौज करो, झूठ बोलना ऐसे वैसे, दुनिया ऐसे ही चलती है। और स्टेटस का भी अंतर है, संस्कार भी अलग हो गया, स्टेटस भी अलग हो गया, कभी मेल बैठेगा कभी मेल नहीं बैठेगा, तो दोनों परिवारों में रिश्ता नहीं होगा। तो ए और ओ जो हो गया। तो तीसरे केस में क्या हो गया, दोनों का जब अंतर है तो पहला ए और ओ, और दूसरा क्या है ई और आई। ई और आई देख रहे हैं, तिरछा में है दोनों रिश्ता में, ई और आई कुछ नहीं मेल खा रहा, एकदम बेमेल है। तो जब बेमेल हो जाएगा तब भी हम लोग क्या कहेंगे कि अपोजिट है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन है, ठीक है। ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, शकुनी का नहीं था वो चौसर खेलता था ना वो, कुछ ऐसे पासा फेंक करके चौकोर खेलते रहे। तो ये कला का जो है ना स्क्वायर है, यहाँ किसी को किसी से मेल नहीं है, मतलब भले एक हो सकता है, ठीक है, कहीं पे सहमति हो सकती है किसी एक पॉइंट पे, लेकिन असहमति जरूर होगी। तो ये कला का घर है, ये चौसर है, समझ गए, इसीलिए इसको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कहा गया। विरोध की बात कही कि हर कोई हर किसी के विरोध में है, कोई पर्टिकुलरली विरोध में है, कोई फुल्ली विरोध में है। तो जो फुल्ली विरोध में है वो आड़ा तिरछा रिलेशन है, कहते हैं ना आड़ा तिरछा संबंध है, सीधा संबंध नहीं है। और जहाँ पे सीधा संबंध है, जहाँ पे सीधा भी संबंध है तो उसमें भी थोड़ा सा पेंच पांच है, लेकिन चलो कुछ सीधा भी तो है, एक बुरा है एक अच्छा भी तो है। जहाँ एकदम बुरा बुरा है वहां एकदम क्रॉस रिलेशन है एकदम, है ना। तो देखिए इसको कैसे नेचुरली हम लोग को याद रखना है। अब इसको इतना याद रखिएगा कि ए ओ आई, है ना, कॉन्ट्रेरी हो गया, कॉन्ट्रेडिक्टरी हो गया। तो अब देखिए इसको और चीज समझते हैं, डिफरेंस इन क्वांटिटी जब होगा, ठीक है। तो जब डिफरेंस इन क्वांटिटी, अब इसको कल पढ़ा देंगे कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि 9 बज गया, कल पढ़ाएंगे भी और एग्जाम्पल भी कराएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि सबको कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है समझने में? सबको समझ आ गया? ए प्रोपोजिशन पूछ रहे हैं, बोलिए हाँ या ना। सर जिसमें ऐसा स्टेटमेंट एक लिखाते क्या जिसमें क्वांटिटी भी हो और क्वालिटी भी हो? हाँ उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। ए स्टेटमेंट का लिख लीजिए एक एग्जाम्पल, ऑल मेन आर मॉर्टल। ऑल मेन आर मॉर्टल, इसमें ऑल को भी घेर लीजिए, आर को भी घेर लीजिए, दोनों को, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट लिख लीजिए, सम मेन आर नॉट क्रिमिनल्स। इसमें आर नॉट को घेर लीजिए और सम को घेर लीजिए, दोनों में अंतर है, चारों में कोई नहीं हो रहा है, चारों जो है ना हाथ पैर चार जगह छितर गया एकदम, पूरा एकदम क्या बोलते हैं, एकदम बर्बाद हो गया, स्टार शेप में एकदम हो गया पूरा, कुछ भी साबुत नहीं रहा जगह पे, ठीक है। तो दोनों का अंतर में वही एग्जाम्पल है। एओ का एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं तो यही लिखिए, यही हम बताए ऑल और सम वाला। दूसरा ई और आई का एग्जाम्पल लिख लीजिए, ई और आई। कोई एग्जाम्पल देगा आप लोगों में से? अगर देगा तो समझेंगे कि हाँ समझ में आया। दिमाग घूम रहा है, ए ई आई ओ क्या है एकदम। हाँ नो मैन आर मॉर्टल मॉर्टल, ठीक है, और ओ का some men are not mortal। ठीक है, चलिए सम मेन आर नॉट मॉर्टल, ठीक है ये एग्जाम्पल। नो मेन आर मॉर्टल और सम मेन आर नॉट मॉर्टल। तो समझने के लिए एग्जाम्पल ठीक है, हालांकि कोशिश हम लोग का ऐसा रहना चाहिए कि जिस एग्जाम्पल का थोड़ा वैलिडिटी भी हो, तो समझने के लिए ठीक है। तो आगे से हम लोग वैलिड एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं। इसी में लोग कंफ्यूज जाते हैं
क्योंकि लोगों को लगता है कि वैलिडिटी छोड़ के जब लोग वैलिडिटी को इग्नोर करके एग्जाम्पल बताते हैं ना, कहीं पे भी यूट्यूब पे आया वहां, तो फिर जब आप प्रॉब्लम बनाने लगते हैं तो वहां पे रीजनिंग में फ्लॉ होने लगता है, क्योंकि कभी आप ये सही पढ़े थे, कभी आप वो सही पढ़े थे। तो इसीलिए इस बात का हम लोग को पढ़ते पढ़ाते टाइम हमेशा ध्यान देना है कि जो भी एग्जाम्पल दें उसका ट्रूथ वैल्यू वैलिड हो। ठीक है, तो ये चीज है। तो ई और आई है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखिए ध्यान से, हम बार बार इसको देख करके जो है ना बता रहे, ताकि ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये ना तो आपको नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिखने के लिए, क्योंकि ये अगर दिख गया तो फिर तो बच्चा क्वेश्चन बना देगा, देखने के लिए नहीं मिलेगा आप लोग को नेट के एग्जाम। और कॉपी पे बनाइएगा तो याद रखना होगा। तो इस फिगर को ना देख देख करके, त्राटक कर करके इसको जो है ना एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है, कि किसका किसके साथ रिश्ता कैसा है। एक्स एक्सिस पे क्वालिटी है, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है, और जेड एक्सिस पे बोथ का अंतर है। यानी कि पूर्णतः जो है ना ये कलह का घर है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। क्या तो देहात की लेडीज लोग कुछ बोलती है कि घर में ई खेल रहा है, चौसर इसके लिए वर्ड है। हाँ, घर घोट खेलता है घर में, ऐसे देहाती लोग को मतलब लेडीज सब को गांव से मैं सुने घर में घर घोट खेल रहा है। तो घर घोट कोई ना ऐसे स्क्वायर टाइप पे, हम पूछे एक बार कि घर घोट क्या होता है, तो हमसे बोली कि किस तरह का खेल होता है ऐसे चौकोर टाइप का। तो उसको देख के हमको यही याद है, अब मतलब इसको देख के हमको अभी यही याद आ रहा है कि पूरा कलह है उसमें। कहने का मतलब है घर में घर घोट खेल रहा है का मतलब कलह कर रहे हो, चौसर खेल रहे हो, शायद चौसर टाइप का ही कुछ होगा। कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि लूडो खेलते खेलते मार हो गया है, लूडो फड़ा उड़ा गया है? घर में देखे हैं कभी ऐसा? हुआ सर। हाँ हुआ है मेरे। अच्छा, क्यों फड़ा जाता है? कोई काट देता है गोटी इसीलिए बार बार काट दिया तो? हाँ हाँ। नहीं सर, चीटिंग करता है तब। फाड़े वाड़े नहीं है सर, फेंक फाक दिए जरूर उठा के। अच्छा। हम्म, एक दूसरे का गोटी बढ़ा देता है सर और वो काट देता है। अच्छा। तो लूडो भी क्या होता है, कलह का कई बार कारण बन जाता है। केस भी खेलते हैं आप लोग में से कोई? नहीं, सर। 8 क्लास तक खेले थे, उसके थोड़ा बाद नहीं बहुत। खेले। अच्छा। हमको पता नहीं लूडो से बड़ा हंसी आता था, तो एक वो लूडो लवर को हम ऐसे चेस पे ले आए थे, हमने कहा कि लूडो कौन खेलता है जी। पर फिर हम भी खेले तो हमको भी मजा आया, लेकिन बाद में वही लगता था ना कि लूडो कभी ना कभी तो झगड़ा करा ही देगा दोस्तों में, क्या है मेरा गोटी काटता है खाली। और मेरा लक लूडो में इतना बढ़िया होता है ना कि हम लूडो में सुपर विलन बन जाते हैं जब भी खेलते हैं, तो सबका गोटी काटना, सबको वो हटाना और अपना गोटी लाल करते जाना, और मन मुताबिक भी आने लगता है नंबर कई बार। तो क्या, चलिए। तो ये जो है ना, इस लूडो को एकदम दिमाग में छाप लीजिए, कहीं दीवार में साट करके रख लीजिए। और जैसे हम बनाए ना ये DQL DQN ये सब करके, ये सब भी लिख लीजिएगा, ठीक है, इसमें बोथ भी लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये चीज होगा। इसमें ये भी लिख देते ना, कंट्रेरी सिर्फ लिखे, कंट्राडिक्टरी और सब कंट्रेरी वगैरह, ये हाँ नेक्स्ट वो, डे क्या? हाँ ये हम नेक्स्ट डे में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि आज ओवर हो जाएगा ये। आज केवल हाँ कंसेप्ट पे आज वो ओवर हो ध्यान जाएगा। देते हैं, है ना। ऑलरेडी जो है, क्योंकि सीखना मेन पर्पस है, खत्म करना तो मेन पर्पस है नहीं, क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इसीलिए सब अल्टर्न क्या है, सब कॉन्ट्रेरी क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, ये समझ ही चुके हैं कि एक दूसरे का जब पूर्णतः विरोधी हो तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। कल बस वैसे ही एग्जाम्पल में दे करके बता देंगे, ठीक है। अंशतः विरोधी हो तो कॉन्ट्रेरी कहते हैं। ये इसीलिए अंग्रेजी में कहा जाता है क्योंकि कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट का मतलब कॉन्ट्रेरी होता है, जैसे कि मेरे और आपके ओपिनियन कॉन्ट्रेरी है। कॉन्ट्रेरी का मतलब ये हो गया कि दोनों में अंतर है पर कुछ कुछ जगहों पर सहमति भी है। और कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है कि पूर्णतः विरोधाभास है। अब जैसे दो ओपिनियन है, मान लीजिए एक ओपिनियन, एक आदमी कह रहा है कि नहीं लव मैरिज जो होता है वो फेल होता है, उसमें तलाक के प्रतिशत ज्यादा है। ये मेरा डाटा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डेटा कह रहा है कि जो लव मैरिज होते हैं उनमें स्टेबिलिटी कम होती है। और दूसरा ये कह रहा है कि जो अरेंज मैरिज है उसमें स्टेबिलिटी कम होती है, उसमें भी इंसान खुश नहीं रहता। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, दोनों में कहीं सहमति नहीं है। एक लव मैरिज को अच्छा बता रहा है, एक अरेंज मैरिज को अच्छा बता रहा है, एक लव मैरिज को खराब बता रहा है, एक अरेंज मैरिज को खराब बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि दोनों में कहीं पे कोई सहमति नहीं है। पर अगर मान लीजिए कि दोनों में सहमति ऐसे करके बनती, दोनों कथन में अगर थोड़ी
एक पॉइंट पे सहमति बनती है और एक पॉइंट पे सहमति नहीं बनती, तब हम लोग उसको कॉन्ट्रैरी कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है कि आप हमको कॉन्ट्राडिक्टरी पूर्णतः एकदम काट हो गया, कोई पॉइंट है ही नहीं। और कॉन्ट्रैरी यही है कि थोड़ा सा वो चीज है। अब जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति का कथन है, एक कह रहा है कि चलिए लव मैरिज अच्छा है, एक कह रहा है अरेंज मैरिज अच्छा है, लेकिन दोनों इस बात से सहमत है कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, फाइनेंस सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैरिज वो फिल्म की कहानी नहीं है कि नहीं भाग गए ऐश मौज कर लिए ये वो, कितना टाइम। मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपके लाइफ का, अगले के लाइफ का, फिर उसके बाद तीसरा जो लाइफ आएगा, फिर पेरेंट्स और फैमिली के एक्सपेक्टेशन का। तो बेसिकली दो लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि देखो मैरिज तो मैरिज ही होता है, मैरिज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो तो सेम ही रहेगी। डिसीजन मेकिंग का अंतर है कि एक में जो डिसीजन मेकिंग आपके बिहाफ पे और लोगों ने किया, और एक में आपने कर लिया, आप उसके लिए जो लड़ना झगड़ना पड़े, जो भी करना पड़े। पर अगर आप क्लियर हो कि मैरिज के बेसिक्स वही होने चाहिए, ठीक है, जो बेसिक्स हैं, चाहे जैसे लॉयलिटी है मैरिज का बेसिस है ना, फेथफुलनेस मैरिज का बेसिस है, तो वो होना ही चाहिए, चाहे लव मैरिज हो या ये चीज हो। अंडरस्टैंडिंग है वो होना चाहिए, फिर कॉम्प्रोमाइज जो होता है, एडजस्टमेंट होता है कि नहीं भाई चलो अच्छा है बुरा है जो भी है अपना आदमी है, ठीक है, बाहर हमको नहीं देखना है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, अपने एटीट्यूड को बदलना, दूसरे के हिसाब से चेंज करना। तो ये सब चीजें कोई भी मैरिज हो, लव मैरिज हो या ये हो, वो सक्सेसफुल तभी होगी जब ये सारे गुण होंगे। और ये सारे गुण नहीं होंगे तो क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, चाहे आप लव मैरिज कर लो या ये कर लो। तो ये एक पॉइंट क्या हुआ कि एक पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट हुआ कि कुछ बिंदु पे हम लोग एग्री कर रहे हैं और कुछ बिंदु पे हम लोग एग्री नहीं कर रहे, तो ये कॉन्ट्रेरी ओपिनियंस हो गए। ठीक है, और एक हो गया पूर्णतः कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन। तो यही अंतर है इन सबों में, कुछ जो है ना स्टेटमेंट कॉन्ट्रेरी है और कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब जो बैलेंस स्टेटमेंट है, जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट का हमने एग्जांपल दिया, तो अगर उसको साइंटिफिकली इस डिसीजन को देखिए तो क्या मैटर कर रहा है, मैरिज ना, मैरिज वो नहीं है, टाइम पास चीज नहीं है, एक सीरियस कमिटमेंट है, एक मैच्योर डिसीजन है। तो जब तक आप उस मेंटल मैच्योरिटी, उसकी गरिमा को, उसकी पवित्रता को, है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप नहीं समझते हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है, चाहे आपका मैं मतलब ये करा दिया जाए, अरेंज करा दिया जाए या लव कैसे भी करा दिया जाए, उस चीज की गहराई और उसको नहीं समझेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी वो चीज। अंतर सिर्फ इतना ही है ना कि अपने से कर लिया या समाज की बात पे की, और विवाह तो विवाह ही है। और जो विवाह को विवाह नहीं समझेगा, जो समझेगा कि जो है कि ना भाई हम नहीं निभाएंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, ये नहीं, हम एडजस्ट नहीं करेंगे, तो कहीं नहीं खुश रह पाएगा, ना इधर ना उधर। और लोग ना यंग एज में बना लेते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि लव मैरिज बहुत गजब का चीज है ना, पूरा फ्रीडम रहता है, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता है भाई, सब कुछ सेम होता है। तुम लव मैरिज भी किए हो तो भी तुम्हारा पार्टनर किसी और से बात करेगा तो भी तुमको जलन होगा, वहां भी तुमको फ्रीडम नहीं मिलेगा कि हम 4 लोगों से बात कर रहे हैं या ऐसे वैसे कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑल थिंग्स आर सेम, नथिंग चेंजेस डिस्पाइट कि डिसीजन किसने बनाया। यही है कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्राडिक्टरी का डिफरेंस। चलिए यहीं पे हम कहानी खत्म करते हैं आज, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। अच्छा बहुत ज्यादा यार, कोई दूसरा एग्जाम्पल सब हमको यूज करना होगा, घूम फिर के यही सब एग्जाम्पल सरलता से आ जाता है हमको हर केस में। हम सोच के रखेंगे अलग अलग कुछ एग्जाम्पल। सर पीडीएफ डाल दीजिए ऐसे। पीडीएफ हाँ डाल हाँ, देते अगर हैं। स्टार्टिंग से पीडीएफ होगा तो डाल दीजिएगा इसका पूरा का लॉजिकल पूरा रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग जितना अभी तक पढ़ा है ना, पूरा का पूरा यही है, इसी का डाल ही देते हैं पीडीएफ। सेंड 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 सेंड, ब्लूटूथ पे देना पड़ेगा, अभी ही भेज देते हैं, बाद में फिर हम भूल जाते हैं।